है। और इसके अलावा हमारी पढ़ाई में चेंज है बचपन को, फिर वो जवान होता है तो बचपन से लेके उसकी जवानी तक के 80s में तो 90s के करीब में यहाँ पे फिर इंडिया में भी यार चीजें कर पा रहे हैं सारी चीजों के साथ। तो और नई जनरेशन का तो जब आप हुए थे, जैसे कि आपने सीडीज की बात की, उन्होंने वो आपके टाइम पे फादर का टाइम था, उस टाइम में टेक्नोलॉजी, उस समय क्या एआई आया, एआई ने इतना कुछ इवॉल्व कर दिया। एक चीज ये कहना चाहूंगा कि लगता है जेनजी हम सफर कर रहे हैं और हमारी हार्डशिप्स जेन्युइन है, लगती है, वैलिड लगती है मुझे। बट ये है कि आगे हम बेसिक्स पे जाते हैं, बैक टू बेसिक बोलते हैं, अच्छी बात है। बट ये बेसिक का मतलब क्या है? अगर हमारे जेनजी के पास कह लो या आज की जनरेशन के पास अपने को देने के लिए टाइम चेंज हो रहा चीजों का, या डिस्टर्ब हो रहा मेरा दिन, तो उसकी वजह से जब इलाज करता है किसी का, उसको डील करने के लिए भी आपकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेंटल पावर स्ट्रांग लेकिन मिली, ठीक है, आपने वो किया, उसके बाद चेंजेस भी आए, बहुत सारा आया, उसका ऑफिस, उसके साथ के पीयर ग्रुप, तो सारा कुछ में थे 20 इयर्स के रहे होंगे। तब जो आसपास लोग रहा करते थे जो कुछ ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ नॉर्मल है, तो हेलो, नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सुहानी उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ उत्तराखंड से और आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई थिंक हर घर में देखने को मिलता है। आई थिंक आप हर घर के अंदर घुसो तो एक टीनेज बच्चा और एक मिलेनियल मम्मी या पापा आपको किसी न किसी बात पर बहस करते हुए मिल ही जाते हैं। आज मुझे इस मुद्दे के ऊपर बात करना था। मुझे लगा कि बात करने के लिए मैं किसको बुलाऊं। आई थिंक इस चीज़ में बात करने के लिए पापा से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आई हूँ अपने पापा के साथ, पर पापा को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स दूंगी कि मेरे पापा ने क्या किया है ज़िंदगी में और क्यों मुझे लगता है कि पापा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो मैं पहले बता दूं, इंजीनियरिंग की थी मेरे पापा ने, डिप्लोमा किया है इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वो पिछले 20 साल से प्राइवेट सेक्टर में एज अ मैनेजर सर्व कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े होने के बाद, जब मैं स्कूल में ही थी उसी टाइम पे पापा ने अपनी एक और डिग्री ले ली थी जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और मेरे पापा ने एक बेसिक ट्रेनिंग ली थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज़ीरो लिमिट्स कोर्स था जो विटाले की एकेडमी से, अबाउट होओपोनोपो। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान कई बार बहुत से पार्ट टाइम बिजनेसेस में भी काम करा है, तो उनका भी बहुत सी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है उस हिसाब से देखा जाए तो। और वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, बहुत लोगों से मिलते रहते हैं उस ट्रैवलिंग की जर्नी के दौरान। इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि आई एम वेरी ग्लैड कि वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में। आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग, आई एम विशिंग कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई फादर विद यू ऑल, मिस्टर दिनेश चंद्र उपाध्याय। Thank you, Joanne. Thank you for calling me. Yeah, please. तो कुछ बोलना चाहोगे आप अपने बारे में? जैसे तो मैंने ही बोल लिया। एक्चुअली अपने बारे में बोलने का तो फिर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक अगर आएंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। मैं बता चुकी हूँ उनको कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। एक बार आप भी बता दो टॉपिक क्या है। एक्चुअली अभी आप देखेंगे जैसा सुहानी ने आपको बताया इंट्रो में कि आज हम लोग सभी लोग एक चीज़ को फेस करते हैं, ये जो जनरेशन गैप है, इस जनरेशन गैप को लेके बहुत सारे आप ये कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ड्यू टू द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी इस पर राइट या रॉन्ग नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा, वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की ओपिनियन गलत है या किसी की एक सही है एक गलत है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सही या गलत कुछ नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या दीज आर ओपिनियंस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
और वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से परसीव करना चाहते हो। बिल्कुल। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि आप जनरेशन गैप को किस तरह परसीव करते हो, और सबसे पहले क्या है आपके अकॉर्डिंग जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप हमेशा से एग्जिस्ट करता था, आप और आपके पापा में, आप दादा के और परदादा के बीच में क्या डिफरेंस है इस जनरेशन गैप में और उस जनरेशन गैप में, और इस जनरेशन गैप को खास तौर से आप कैसे परसीव करते हो? ओके, गुड क्वेश्चन एक्चुअली सुहानी। मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जनरेशन गैप आता है थॉट प्रोसेस के डिफरेंस से, और ये आपने देखा होगा कि चेंज इज इनएविटेबल बोलते हैं ना। जो चेंज है दुनिया के अंदर वो उसको आप रोक नहीं सकते कभी, है ना, यू कांट स्टॉप दैट। तो चेंज केवल एक ही चीज में नहीं आता। आप ये कहें कि हमारी सभ्यता में, सिविलाइजेशन में चेंज आ रहा है, केवल इतना ही नहीं है, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है, और इसके अलावा हमारी पढ़ाई में चेंज आता है, हमारे वे ऑफ जो स्टडीज हम कर रहे हैं उससे फर्क आता है, जिसकी वजह से हमारे डीप कहीं इनरूट हो जाती हैं चीजें। जैसे मैंने जो पढ़ाई करी उस टाइम पे द वे वी वर एजुकेटेड वो कुछ डिफरेंट था, और आज वे ऑफ एजुकेशन एकदम इंटायरली डिफरेंट है, तो उसका फर्क भी पड़ता है। और सीधे मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, एक्चुअली वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। तो इवॉल्व कर रहा है तो नई नई चीजें हो रही है। तो एक जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई पैदा हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए वहीं से शुरुआत है, ठीक है, तो वहां से आगे का जर्नी देखेगा। और जब उसने देखा है बचपन को, फिर वो जवान होता है, तो बचपन से लेके उसकी जवानी तक के एक्सपीरियंस ही उसके साथ है। बट जो पहला जनरेशन आप बोल सकते हो, उसके पास जो एक्सपीरियंसेस है उसके पैदा होने से पहले के 50 साल के हैं। हो सकता है वो बाई करे, नया जनरेशन उस चीज को, उस पॉइंट को, या हो सकता है बाई नहीं करे। इसी वजह से जनरेशन गैप का कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे जो वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है, चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स चेंज हो रही है, हिस्ट्री चेंज हो रही है ना, तो इवॉल्व हो रहा है नया। आप देखिए आज की डेट में अगर आप बात करें साइंस की, तो साइंस इतना आगे जा रहा है। हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स के नाम पे मुझे लगता है 2000s में, 90s में कंप्यूटर्स आए थे, 80s में सॉरी, तो 90s के करीब में यहाँ पे फिर इंडिया में भी चीजें आना शुरू हुई, तो उसके बाद हमने कुछ चेंजेस देखे। बट मैं एक चीज ये अपनी जनरेशन के लिए जरूर कहना चाहूंगा, मे बी यू थिंक दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स माय जनरेशन, बट ऐसा है नहीं। बट मेरी जनरेशन कहना, या मेरे जो लेवल के जो जनरेशन हैं, उसमें एक चीज रही है कि हमने सीडी भी देखा है, हमने फ्लॉपी डिस्क भी देखा है, और आज हम एआई का मॉडल भी देख रहे हैं। तो आई थिंक जो हमारा जनरेशन का है, डोंट अज्यूम मी रॉन्ग एक्चुअली कि मैं बायस्ड हूँ, बट ऐसा है कि हमने बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस देखे। हमारे पैदाइश के बाद से बहुत चेंजेस आए टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो आज हम कोप कर पा रहे हैं सारी चीजों के साथ। तो और नई जनरेशन का भी ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है, बट उनका जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने आंखें खोली तो कुछ अलग ही देखा। तो ये जनरेशन गैप कुछ नहीं हो रहा। जनरेशन गैप मेरे समझ से ये है कि एक थॉट प्रोसेस का, एक पॉइंट ऑफ व्यू का, एक नैरेटिव का, एक हिस्ट्री का चेंज, जिसका एक हमारे मेंटल फ्रेम माइंड के ऊपर एक गहरा असर होता है, उसी को हम जनरेशन गैप कहते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने आपको सुना, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि आपने खुद को भी देखा है, फिर आपने अपने बच्चों को भी देखा है, लेकिन इसी तरह से जो हमारे दादाजी, उनको मुझे लग सकता है, बिकॉज उन्होंने भी अपने टाइम पे देखा होगा बहुत कुछ, उस टाइम पे एग्जिस्ट करता होगा। फिर जब आप हुए थे, जैसे कि आपने सीडीज की बात की, उन्होंने वो आपके टाइम पे देखा, तो ये तो हर जनरेशन में एप्लीकेबल है। तो इस जनरेशन में ऐसा क्या खास है कि इसका इतना हवा बना के रखा हुआ है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने अपने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में बोला जनरेशन गैप के बारे में, टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, कभी उसमें लीनियर ग्रोथ नहीं होता। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपने देखा लीनियर ग्रोथ क्या होती है। लीनियर ग्रोथ का मतलब है 1 2 3 4 5 6। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है स्क्वायर में होगी, मल्टीपल्स में होगी, 1 2 3 4 5। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। जब मेरे फादर का टाइम था, उस टाइम में टेक्नोलॉजी, उस समय क्या जो डेवलपमेंट्स चीजों को लेके, या जो थॉट प्रोसेस में चेंजेस किस वजह से आते हैं, मैंने बोला कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारे थॉट्स में भी चेंजेस आते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे, अगर आप 70s की बात करें, 60s की बात करें, 50s की बात करें, जब मेरे फादर का टाइम था, तो वहां पे जो चीजें को होने में, किसी चीज को डेवलप होने में या उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 10 साल अगर लगते थे,
नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, 10 साल लगते थे, आज उसी काम को होने में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता कि 10 साल फिर से लगेगा नई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने में, क्योंकि फिर नई टेक्नोलॉजी 1 महीने में इवॉल्व होगी। आपने देखा एआई आया, एआई ने इतना कुछ इवॉल्व कर दिया कि अब चीजें 1 महीने में चेंज हो रही हैं, कभी कभी दिनों में चेंज हो जा रही है। तो अब क्या हो गया कि पुराना टाइम जो मेरे फादर का था वो इतना तेजी से उन्होंने इवॉल्व होता हुआ नहीं देखा जितना कि हमने देखा। हम लोग ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को देखा उस समय हर चीज के अंदर। तो इसी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे सामने बड़ी तेजी से निकली है, सारी टेक्नोलॉजीज। पापा के टाइम पे या आपके ग्रैंडफादर के टाइम पे टेक्नोलॉजीज को टाइम लगता था जगह तक पहुंचने में, 10 साल 15 साल का टाइम लग जाता था। तो फिर शायद मैं क्वेश्चन का कहीं काफी हद तक मेरे को लगता है कि मैं आंसर कर पाया। ठीक है, मैं समझी आपका आंसर। उसी आंसर में मुझे मेरा अगला सवाल मिल गया। तो वो ये है कि सिंस आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने पार्ट ऑफ हमारे दादाजी का टाइम भी देखा हुआ है, पार्ट ऑफ हमारा टाइम देख रहे थे, क्योंकि आप एक मिडिल मैन हो हमारे बीच में, तो आपको क्या लगता है कि बेटर क्या था, आपका बचपन कि हम आपकी जवानी जो आप अभी हो, आपका अडल्टहुड, आपको क्या लगता है कि क्या बेटर था? क्योंकि उस टाइम पे लाइफ बहुत स्लो थी और कहीं ना कहीं हम सुनते हैं आज की जनरेशन, आपकी जनरेशन को ये बोलते हुए कि हमारा टाइम अच्छा था, बट आपको क्या लगता है? बिकॉज आपने सडन चेंज भी देखा और आपने वो स्लो पीरियड भी देखा था, तो आपको क्या लगता है कि जो एडवांसमेंट है वो अच्छे है या फिर जब सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता वो ज्यादा अच्छा था? इसमें अच्छा है बुरा की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि स्लो चीजें जब होती है ना तो ग्रेस्प करना आसान होता है। जब आपको कोई टीचर स्लोली पढ़ा रहा है, ग्रेजुअली आपका कोर्स चल रहा है, तो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में टाइम मिलेगा आपको, तो हमें टाइम मिला चीजों को समझने का। और आज के जनरेशन के साथ चैलेंज ये है कि वो लोगों को, मुझे ये कहना चाहिए कि उनके साथ मेरा सिंपैथी है कि उनको इतना टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि एक चीज बंद होती है दूसरी चीज शुरू हो जाती है। तो आपको आज की डेट में एक दिन में 10 काम करने हैं, हमें शायद 2 या 3 काम करने होते थे। तो आई थिंक वो टाइम ज्यादा आरामदायक था और मेंटल सुकून वाला था बजाय आज के। तो आपको लगता है जेनजी हम सफर कर रहे हैं और हमारी हार्डशिप्स जेन्युइन है? क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स रिफ्यूज टू बिलीव कि जेनजी कुछ काम भी करती है, तो क्या आपको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, या फिर हम ऐसे ही हैं बस रील्स वाली जनरेशन? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें लिबर्टी देना चाहिए जेनजी को भी, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट जेनजी। अगर हम एक जनरेशन में बच के रह जाएंगे मिलेनियल या जेनजी में, तो आई थिंक हम उस सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि हम लोग बिल्कुल जेनजी का परेशानी, आप जेनजी हो तो आपको आपकी परेशानियां समझ में आएंगी, वैलिड लगती है मुझे। बट ये है कि आगे आने वाला जनरेशन, जो आपके बाद का जनरेशन अल्फा या बीटा हम कहें, वो जनरेशन के लिए तो फिर और भी ज्यादा एडवांसमेंट का माहौल है। तो हम मुझे लगता है सोल्यूशन अगर हमने निकालना है, अगर हमने इस दुनिया में पीसफुली रहना है और एक दूसरे को समझना है, तो मुझे लगता है कि जनरेशंस वाली बात को छोड़ के हमें बैक टू बेसिक आना चाहिए। क्योंकि दुनिया कितना ही इवॉल्व कर जाए, मुझे लगता है बेसिक चेंज नहीं होते कभी किसी भी चीज की। इस वर्ल्ड के बेसिक भी चेंज नहीं होते। रात के टाइम में रात हो रही है, दिन के टाइम में दिन हो रही है, बट जेनजी जनरेशन चेंज हुए। बेसिक से क्या लेना देना है आपका, जो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं उसमें? बेसिक का मतलब ये है कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, कभी भी बेसिक चीजें हर जगह बेसिक काम करते हैं। जब हम बेसिक्स पे जाते हैं, बैक टू बेसिक बोलते हैं, जब भी हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अगर हमें कोई चीज, बड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या बोला जाता है हमसे कि बैक टू बेसिक। आप उस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को पढ़िए, जिससे कि आपको इस थ्योरम को सॉल्व करने में, इस सवाल को सॉल्व करने में, और ऐसी परेशानियों का भी होता है जीवन में। अगर आपके चैलेंजेस है तो बेसिक क्या, मैं आपको बेसिक क्या कह रहा हूँ, बेसिक का मतलब है नेचर, प्राकृतिक, जिसको आप बोलते हैं नेचुरल चीजें। बेसिक क्या होता है, जब हम बीज बोते हैं तो वो उगता है, और उसका नहीं, मेरा सवाल अभी भी वही है, जो बात हम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिक आप क्या बोलना चाहते हो? रात है, सुबह है, ये तो बिल्कुल मैं बेसिक वही का बैक टू बेसिक, मैं ये इसको इलेबोरेट करने के लिए कह रहा था। ठीक है, आपको सबका समझ में आ गया, अच्छी बात है। बट ये बेसिक का मतलब क्या है? अगर हमारे बेसिक्स को चेंज नहीं करेंगे, बेसिक का मतलब है एग्जाम्पल, मैं बेसिक का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आज अगर हम जेनजी की बात करें, उस जेनजी के साथ मिलेनियल पेरेंट भी रह रहा है, और सोने का टाइम रात ही होता है और जगने का टाइम दिन ही होता है। और मॉर्निंग आवर्स में चाहे आप थेरेपिस्ट की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, साइकोलॉजिस्ट की बात कर लें, सभी यही कहते हैं कि
अगर हम डिसिप्लिन कर लें लाइफ को तो हमारा लाइफ ज्यादा बेटर होगा। जैसे अब क्या हुआ, आज की डेट में हो सकता है प्रेशर्स हो सकता है ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी है अपने आप को टाइम देने की। जेन जी के पास कह लो या आज की जनरेशन के पास अपने को देने के लिए टाइम नहीं है। तो अगर आप वो अपने इनसाइट को नहीं देख पाएंगे, अपने आप से बात नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर बाहर के कोलाहल में रहेंगे। कभी कोई शोरगुल से बाहर अंदर जाके अपने आप के साथ बैठ के वो करना पड़ेगा। और इसके लिए एक एक्सक्यूज आ सकता है कि साहब आज इतना बिजी शेड्यूल है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी आ सकता है। बट कहीं ना कहीं हमको टाइम निकालना होगा अगर हम अपने चीजों को ठीक रखना चाहते हैं। अगर मैं दिन के 9 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरा रूटीन खराब हुआ, मेरी हेल्थ भी खराब होगी और अल्टीमेटली मेरा कैपेबिलिटी, साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं, मैंने जो होपोनोपोनो का कोर्स किया था उसमें जो भी किया था वो बेसिक की बात करते हैं कि अगर मेरा टाइमिंग चेंज हो रहा चीजों का या डिस्टर्ब हो रहा मेरा दिन, तो उसके हिसाब से मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, मैं स्ट्रेसफुल भी रहूंगा, सब कुछ होगा। तो मेरे जनजीव के लिए भी एक ये सलाह है कि अगर हम बैक टू बेसिक रहें, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स को अपने साथ रखें, उसको ना छोड़ें। आप करते रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही, रोक नहीं सकते उसको। आपके पास जो आज की डेट में काम है उनको रोक नहीं सकते, जो भी आपने आज पढ़ाई करनी है वो रोक नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं मेरा ये सजेशन है कि इट इज योर कॉल कि आप टाइम कहां से निकालते हैं अपने आप को टाइम देने के लिए। और मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ किया है, बच्चों के साथ या आज की जनरेशन के साथ मैं बात करता हूं, जैसे आपने बताया कि मैं फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हूं, जिन भी के साथ भी मेरी बात होती है उनका एक ही मानना होता है आज की डेट में समय नहीं है। जब समय नहीं है तो हमारा जितना समय जा रहा है वो मैकेनिकली जा रहा है, हम मैकेनिकल हो चुके हैं, है ना। तो मैकेनिकल जब होता है तो मैकेनिकल थकता है कभी बंदा। जब थॉट प्रोसेस पे जाएंगे, हम स्पिरिचुअल होंगे या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा, ये तो साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि अपने दिमाग को आप ऐसा टाइम दीजिए जिससे कि वो सुकून में रहे, मेडिटेशन करिए, सारी चीजें करिए। इनसे क्या बेनिफिट होता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। आज की डेट में फिर से वही फिलोसॉफी जा रही है, अगर आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे कि अपने माइंड की पावर को कैसे बढ़ाएं, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन तो आजकल ही है, तो कम समय में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एनर्जाइज कैसे कर पाए। मेरा बेसिक का मतलब ये था। बेसिक का मतलब अपने बेसिक जो हमारा एक ह्यूमन का बेसिक है ना, डॉक्टर जब इलाज करता है किसी का, वो एबनॉर्मल हो चुका होता है ना, नॉर्मल सी। ये नॉर्मल बिहेवियर क्या है, सुबह उठें, शाम को सोएं, लेकिन अब ये इसी को मैं कर साइकिल, मेरी स्लीप साइकिल चेंज हो रही है, मेरा पढ़ाई की वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है, जो भी है, मैं ये परेशानी समझ रहा हूँ कि आज की डेट में परेशानियां हैं। बट जेन जी के साथ साथ और जनरेशन भी रह रही है, वो कोप कर रही है, तो मुझे लगता है उनका हेल्प लेना चाहिए उनको, जिससे कि वो कुछ जगहों पे अपने आप को टाइम दे करके अपने आप को और भी जो एनर्जी डेप्लीट हो रही है उनकी डे टू डे वर्क में, डे टू डे में, तो उस एनर्जी को बचा के अपने ऊपर काम कर सके। और जनरेशन गैप का कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यूज है और कुछ नहीं है डिफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है और वो हमेशा रहेगा। उसको डील करने के लिए भी आपकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेंटल पावर स्ट्रांग होने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि बैक टू बेसिक। मेरा मतलब ये था कि हम अपने रूटीन। ठीक है, मैं समझी इस बात को। मेरा इसी चीज से एक और सवाल था, मैं बाद में पूछती हूँ क्योंकि आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी जा रही है इस टॉपिक पे। मुझे एक बात बताओ कि ऐसा देखा जाता है अक्सर कि जो जेन जी होती है वो बोल्ड होती है, या फिर जिसको कुछ लोग मुंहफट बोलते हैं, जो कि एक सही शब्द नहीं है मेरे हिसाब से फिलहाल, लेकिन जेन जी थोड़ी सी आउटस्पोकन बोल सकते हो। लेकिन मिलेनियल वहीं पर थोड़े ऐसे होते कि वो इतने आउटस्पोकन नहीं होते, चीज़ों को सह जाते हैं और जेन जी बातें मानती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मिलेनियल जो होते हैं उनको तभी भी सोसाइटी का प्रेशर का फर्क पड़ता है कि ठीक है लोग कहेंगे तो आई हैव टू लिव अप टू दैट होप्स कि लोग क्या कहेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जेन जी सही कर रही है कि वो इतनी बोल्ड है, और अगर आपको नहीं लगता वो सही तो उसमें आपको क्या सही नहीं लगता? मुझे बोल्ड होने में कोई तकलीफ नहीं है, बोल्ड होना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बोल्ड होने के साथ उस बात को रखने का जो वे है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं हर जेन जी की बात नहीं कर रहा, जब हम अपनी बात को रख रहे हैं वो असर्टिव वे ऑफ कीपिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और कभी कभी हम क्या होता है कि एक जनरेशन का अपने ऊपर लेबल लगा के हम लोग कभी कभी ना चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रख नहीं पाते। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि रखें, आप बोल्ड रहें, लेकिन बोल्ड होने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम अपने जो हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं संस्कार बोलते हैं ना,
हम कैसे लोगों से बात करते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का भी एक रेस्पेक्टेबल तरीका अगर हम रखेंगे, जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे बाहर भी देखो, आप कहीं पे भी किसी से कुछ पूछ लो तो एकदम इरेटिक बिहेवियर शो करता है, उसका रीजन भी उसके पीछे स्ट्रेसफुल है, लाइफ कुछ है, ठीक है, मानने की बात है, बट हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका बेटर होना चाहिए। जैसे नेपाल में हुआ, जेनजी ने किया जो, ठीक है, आपने वो किया, उसके बाद चेंजेस भी आए, बहुत सारा आए, बट हर प्रॉब्लम को डील करने का तरीका शायद यही हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां तो पॉलिटिक्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो अलग मैटर हो गया। बट जब मेरे अपनी जिंदगी को बनाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं जेनजी हूँ, मैं जेनजी बोल के अपने ऑफिस में एक्सक्यूज नहीं दे सकता, मैं मिलेनियल बोल के कि मुझे पता नहीं सर करके अपना एक्सक्यूज नहीं सकता, मैं जेनजी के लिए नहीं है। कोई भी जनरेशन का आड़ लेके मैं अपने शॉर्टकमिंग्स को छुपा नहीं सकता, मुझे लगता है नहीं छुपानी चाहिए। आप शॉर्टकमिंग्स पे काम करिए, उनको सही करिए, और बोल्डली अपनी बात को रखना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं अभी जो हमारे टाइम पे नहीं थी। आज लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अच्छा नॉलेज रखते हैं, बट वो रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन जी से कुछ एरोगेंट बिहेवियर शो किया था, बट ठीक है, वो तरीका है, बट वो थोड़ा सा आपको, अब यही बेसिक है, बेसिक यही है, बेसिक तो फिर आई थिंक वो बच्चा जेन जी का नहीं था, वो जेन अल्फा भी था, जो भी जनरेशन थी, बट कहीं ना कहीं या तो बात ये, मैं उसके पेरेंट को कभी मतलब उसके लिए वो नहीं कहूंगा कि हर सोसाइटी का है, कि एक्चुअली एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, मैं ये नहीं मानता उसके पेरेंट ही उसके लिए जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ कि सारा सोसाइटी का एक बच्चे के प्रति उसको अपब्रिंगिंग में हाथ होता है। वो बाहर निकलता, सोसाइटी तो होती है उसके साथ, उसका ऑफिस, उसके साथ के पीयर ग्रुप, तो सारा कुछ आपका बिहेवियर बिल्ड करता है। तो मुझे लगता है हमें एज ए सोसाइटी इस पे काम करने की जरूरत है, और सोसाइटी एज ए सोसाइटी जब भी काम करना होता है, मैंने एक चीज पढ़ी है और सीखी भी है जीवन में, कि जब भी आपको मास लेवल पे कोई चेंज लाना है तो थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। थॉट प्रोसेस सेम कब होगा? जब एजुकेशन सिस्टम एक सा होगा, और एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चीजें इनबिल्ट होंगी हमारी ऑलरेडी, जैसे कि हमारे भारतीय पढ़ाई में, इंडियन पढ़ाई में क्या है, मोरालिटी, मोरल साइंस, ये चीज हम जरूर पढ़ाते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम किया जा रहा है उस चीज को, हम ज्यादा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं चीजों को लेके, तो वो चीजें मिसिंग हो रही, इसी वजह से ही सारी चीजें आ रही जो अभी हमने वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, सब कुछ रखिए, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, बट ये है कि उसको रखने का तरीका हम थोड़ा सा अच्छा रखें। जेनजी के लिए बहुत बड़े, जेनजी बहुत कुछ कर सकती है, बहुत एम्पावर्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। कहीं कहीं कभी कभी ये लगता है कि उन्होंने जेनजी का लेवल लगा के अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने से रोक दिया है, वो शायद स्कैटर्ड हो गई है एनर्जी, ये मेरा फीलिंग है। ठीक है, नाइस। मेरा अगला सवाल है, वो थोड़ा अलग है इससे, बट हाँ, वो ये कि जब आप हमारी उम्र के थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक टीनेजर थे या फिर जब आप अपनी यूथ में थे, 20 ईयर्स के रहे होंगे, तब जो आसपास लोग रहा करते थे, जो टीनेजर थे या फिर जो अपनी यूथ में थे उस टाइम पे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ करते थे। हमारी जो, अगर अभी 2025 की बात करें, उस टाइम पे जो टीनेजर है, मिसाल के तौर पे मैं, हमारे को हर कोई बहुत अलग तरीके का होता है। मतलब एक इंसान जो प्रोबेबली गांव में खेती कर रहा होगा, वो भी जेनजी है, और हम जो बहुत अच्छे एसी वाले कमरे में बैठ रहे हैं, हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, हम भी जेनजी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके टाइम पे ऐसी बहुत माइनर चंक ऑफ लोग रहा करते थे जो बहुत प्रिविलेज एंजॉय कर रहे होते थे, अधिकतर नॉर्मली थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस जनरेशन में जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, उनको बहुत पीयर प्रेशर भी तो फील होता होगा कि मान लो कि मैं एक बहुत ऐसे घर से आती जो कि इतना अच्छा नहीं है, बट मैं जेनजी हूँ, मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे बच्चे स्टेनली कप्स ला रहे हैं, वो मेकअप करके आ रहे हैं, बिकॉज जेनजी में ये चीज बहुत कॉमन है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपको उतना पीयर प्रेशर जहाँ तक मुझे लगता है महसूस नहीं हुआ होगा, बट हमें डेफिनेटली होता होगा, बिकॉज अभी वो सेम चीजें नहीं है। जैसे कि आपके टाइम पे अगर पेरेंट्स बच्चों को मारते थे तो सभी मारते थे, सभी स्ट्रिक्ट रहा करते थे, और अभी एक ऐसी चंक ऑफ पेरेंट्स है जो कि प्रोबेबली बहुत लीनियंट है अपने बच्चों के साथ, और कुछ ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ नॉर्मल है। तो इसमें क्या कहना है आपका? आप समझे मेरा सवाल? बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। तो इस पे मेन सुहानी पॉइंट ये है कि कभी भी पीयर प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद द जनरेशन। एक्चुअली
पीयर प्रेशर होता है, हाँ ये एक्सेप्टेड है कि पानी दे। द लेवल ऑफ पीयर प्रेशर मे बी अलग हो सकता है ना? Elaborate. हाँ, पीयर प्रेशर में भी अलग हो सकता है, क्योंकि उस समय लोगों के जो वांट्स थे, जो नीड्स थे या डिजायर्स थे, ड्रीम्स थे, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास इतना था ही नहीं। तो लोगों के लोगों के पास काम करने के लिए क्या था? आज आपके पास क्या क्या ऑप्शन? देखिए, अगर आपको एंटरटेन करना है अपने आप को, तो आप खुद मुझे बताइए क्या क्या है आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शन है? फोन है, हॉबीज है, नेटफ्लिक्स है। तो अगर मैं आपको बात कॉल कर सकती हूँ अपने दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे टाइम पे क्या था, अगर मैं बोलूँ उस टाइम की बात, तो हमारे पास क्या था कि हम लोग एक शू पॉलिश के डब्बे का ढक्कन खोलते थे, उसमें छेद करते थे, उसको डंडे में लगाते थे, घुमाते थे। एक लेवल ये था गांव के लेवल पे। उसके बाद कुछ जो थोड़ा अर्बन एरियाज में रहते थे, उनका ये था, उनके लिए मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, तो छोटी सी कार एक वो जो ऐसे घसट के चलती है, जो स्पीड पकड़ती है, फिर वो एक कार हो सकती थी, ठीक है, कुछ बंदूकें होती थी। तो पेरेंट के ऊपर भी वो लेवल का प्रेशर नहीं था। आज की डेट में मैं इसको थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ। जैसे कि उस टाइम पे हर किसी को आईफोन नहीं चाहिए होता था। हाँ, बिल्कुल। आज हर किसी को आईफोन चाहिए। और वो इन्फ्लुएंस हैं हम लोग सोसाइटी को देख, क्योंकि स्टेटस सिंबल हो चुकी है। और सोशल मीडिया भी आई थिंक एक बहुत की रोल उसमें प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर मैं गांव की हूँ तो मुझे पता ही नहीं होगा उस टाइम पे कि शहर में लोग कर क्या रहे हैं, बट मेरे को सब पता है आज की डेट में, उत्तराखंड में होने के बावजूद कि इंसान मुंबई में क्या कर रहा है, इंसान दिल्ली में क्या कर रहा है। तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज इसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। नाउ वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। कुछ नहीं है, यहाँ सिंगापुर क्या चल रहा है आपको आज की डेट में, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आपको पता है। तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी इतना बड़ा है, इतना तेजी से हो रहा है कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ही हमें कभी कभी क्या होता है ना, हम एक आपने वर्ड सुना होगा, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। चैलेंज ये भी है, ये पेरेंट के लिए भी है, किड्स के लिए भी है। ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ऑडियंस के लिए एक बार इलैबोरेट कर दीजिए। हाँ, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस ये होता है कि हम लोगों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं ना, तो हम लोग एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करते करते मैं आपको और सिंपल भाषा में बताता हूँ। आप एक दुकान में गए, वहां पे आपके पास वैरायटी 5 वैरायटी है, तो 5 वैरायटी में से आप चूज करोगे, एक वैरायटी आप ले आए घर में खरीद के कपड़े की। बट वहीं आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नंबर ऑफ वैरायटीज आर देयर। तो आप क्या होगा, कंफ्यूज हो गए। तो आप एनालाइज नहीं करोगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगेगा। आज शॉपिंग के जो हमारे साइट्स हैं, जो भी ना कॉमर्शियल ई-कॉमर्स साइट्स हैं, उनके ऊपर भी ये ऑप्शन इतने होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अल्टीमेटली हम कुछ लेके चलिए खत्म करना है, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग ये करते हैं। तो यही आज की डेट में जब हम एनालाइज करते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है। इसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। हम उसी में रह जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये चैलेंज जो है, आज बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा एंटरटेनमेंट के, हमारे पास ऑप्शंस कम थे तो हम उतने ज्यादा सोच भी नहीं रख सकते थे उस चीज को। आज ऑप्शन इतने हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। दूसरा, उसका पीयर भी उसको दिखा रहा है, उसका क्लासमेट है, उसके दोस्त हैं, और उसके पड़ोस में कोई बच्चा बैठा है, वो कुछ मोबाइल फोन लेके आ गया, बच्चा घूमने गया, तो बच्चे का माइंड तो टेंडर माइंड है, तो वो समझ नहीं पाता चीजों को, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में जो जनरेशन गैप है, जो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस हैं, वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। और बीइंग अ सोसाइटी का मेंबर, हमारी जिम्मेदारी एक मतलब क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी है, ठीक है, एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको सब लोग मिलके, जब भी हम ऐसा कुछ देखें, तो मैं ही नहीं कह रहा क्योंकि जैसे आप लोगों को खराब लगता है या किसी भी बच्चे को खराब लगता है जब उसको ज्यादा टीचिंग दिया जाता है, बट थर्ड पार्टी अप्रोच हो सकती है। मैं आपको किसी और के माध्यम से मतलब टीच कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में ये होना चाहिए कि एज ए सोसाइटी हमको हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आज की जनरेशन जो जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा और द जनरेशंस येट टू कम, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम उनको एक ऐसा वर्ल्ड देने जा रहे हैं जहां बहुत शॉर्ट स्पैन में सब कुछ चाहिए। रील्स का लाइफ आ गया है, अब सेटिस्फैक्शन, आप सोचिए ह्यूमर का, एक चींटी और हाथी के चुटकुले में हम लोग हंसते थे, और आज जब आप और मैं जब किसी टेलीविजन पे कोई शो देख रहे होते हैं, दादाजी आते हैं, कहते हैं यार तुम क्यों हंस रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आया। तो ह्यूमर का भी कितना चेंज आ गया। तो हमें कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी काम करने की जरूरत है। हमें छोटी चीजों में खुश होने की, छोटी चीजों में हंसने की कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है, उसके लिए अलग से हम बात कर सकते हैं आगे। बट जरूरी है कि हम
कुछ चीज़ों को चेंज करें। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसका सबसे अच्छा तरीका आज की डेट में हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है स्पिरिचुअलिटी। मैं नहीं कहा किसी गुरु के पास जाइए, स्पिरिचुअलिटी आप कहीं से भी सीख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब इतना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, तो मैं कह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक्चुअली ये है, वे ऑफ लिविंग है ये, कि स्पिरिचुअलिटी हमें जीने का तरीका सिखाती है ना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो हमें वो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने को बोलती है। जैसे कि आप अगर सुबह उठते हो, भगवान को याद करते हो, नहा धो के बैठो, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें डिसिप्लिन भी करती है, और जब हम उस डिसिप्लिन में आते हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ठीक है, एक तो पॉजिटिव तरीका है, उसकी वजह से जब हम डिसिप्लिन में आते हैं तो वो डिसिप्लिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें एक काम ये करना चाहिए, जनरेशन गैप की हमने बात शुरू आज की थी, उसके अंदर हम लोग ये करें कि एक कॉमन जगह हो जहाँ पे एक जनरेशन आए, दूसरा जनरेशन भी जाए। मतलब कोई जगह ऐसा फिजिकल स्पेस की बात नहीं कर रहा, एक पॉइंट पे जहाँ पे जाके हमको अग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, पूछने का तरीका मैं एक बार पहले मैंने बोला था, तो उसके अंदर ये है कि आप बोलते हैं ना, डिसएग्री टू अग्री, एक वर्ड आता है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मतलब मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं अग्री करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ जस्टिफिकेशन चाहता हूँ, उसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहता हूँ। तो यही तरीका हमने दोनों जनरेशन्स ने आपस में मतलब कोप अप करने के लिए अपनाना चाहिए। हम एक दूसरे से सवाल पूछें, बट वो डिसएग्रीमेंट ना हो, वो वही हो डिसएग्री टू अग्री। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है इस चीज़ को लेकर। तो आई थिंक आधा घंटा हो गया होगा अभी फिलहाल हमें बात करते हुए, और आई थिंक हमने काफ़ी अच्छी बात अभी तक कर ली थी। और पूरी बात का जो हमारा कंक्लूजन आया, या फिर जो पिछले 15 मिनट में, पिछले 5 मिनट में जो हमने बात की, वो कुछ ये थी कि कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आके जेंजी और मिलेनियल कॉमन रूट्स अपनाए, मतलब दोनों सेम जगह से आ रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा पोर्ट्रे करें। वो है स्पिरिचुअलिज्म, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वाज वन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी ही देने का वजह ये है कि उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, और चीज़ों में हम लोग के पास एक लिबर्टी होती है डेविएट करने की। वहाँ डेविएट करने की लिबर्टी नहीं होती, क्योंकि इंसान जब उस पर फेथ करता है ना, तो वो डेविएट नहीं होता। बट और चीज़ों पर अगर जब करता है, कभी कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन रहे हो, दूसरे ने कुछ और बात बोल दी, तो आप क्या करोगे, जो उसका फॉलो कर रहे हो उसको करना बंद कर दोगे। बट स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं होता, आपका एक फेथ जनरेट हो जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आपका फेथ होगा या आप लॉयल होगा, उसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के साथ हम लॉयल होते हैं। इसलिए मैंने ये बोला, स्पिरिचुअलिटी एक बेस्ट चीज़ है इसको सुधारने का। आप इसको ऐसे भी बोलना चाह रहे हो कि आके अच्छा ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं जो कि प्रोबेबली मिलेनियल जो कर रहे हैं उससे अलग है, बट हम जो कर रहे हैं उस पर चेक अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी रखेगी, कि हमारे दिमाग में रहेगा कि हम जो भी कर रहे हैं हमें ऊपर से कोई देख रहा है। यस, तो जो भी करें बस गलत ना करें। हाँ, इसी चीज़ से होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से कन्वर्जेशन भी करेंगे तो उस समय हमें अगर याद रहेगा वो मैं कौन हूँ और मुझे गाइड, मेरा डायरेक्टर कौन है। तो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आप एक डायरेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, एक मूवीज में आप काम कर रहे हो, यू आर एन एक्टर, और आपको अपना रोल प्ले जो करना है बहुत बढ़िया तरीके से करना है, जिससे कि आपकी मूवी को बार बार देखने का मन करे। हमने आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि हमने पिछले आधे घंटे में जो भी बातें की थी आप ग्रास्प कर पाए होंगे, और प्रोबेबली आपने अगर आधे घंटे का कुछ सुना है तो प्रोबेबली जो हमने उस आधे घंटे में 5 सेकंड की एक लाइन बोली होगी वो भी आपको क्या पता हेल्प करे। हालांकि अभी हम उतने माहिर नहीं है जो हम कर रहे हैं उसमें, बट आई एम अज्यूमिंग मेरे पापा का एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, अगर आप एक पेरेंट हो या फिर एक बच्चे हो जो आपको लगता है कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। हालांकि इस पूरे कॉन्सेप्ट का हमारा कभी भी इंटेंशन ये नहीं था कि आपको कुछ सोल्यूशन मिले, हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे और बस उस पर डिस्कस करना चाह रहे थे। दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि आप हमें और सजेशंस देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमने आज जेन ज़ी और मिलेनियल के बारे में बात की थी, तो हमने उसमें एक मिलेनियल का पॉइंट ऑफ व्यू सुना था। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, या फिर ऐसा कुछ भी आपको लगता है, कुछ सजेशंस हैं, तो आप यू आर फ्री टू टेल। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो जेन्युइनली धन्यवाद। थैंक यू।